नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मॉक टेस्ट 7 है जिसमें कि हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेनली हम 3 तरीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास जो थी वो मॉक टेस्ट 6 थी। कल गलती से मैंने उसको मॉक टेस्ट 7 बोल दिया था, उसको आप लोग करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हम मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास अगर आपको यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस फाउंडेशन बैच में 2025 के लिए जो हम लोग लेके आए हैं यूपीपीसीएस, इसमें एंटायर कोर्स को कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, साथ ही साथ आपका सीसैट पेपर भी कवर किया जाएगा। मेंस में जीएस पेपर्स के साथ एसए पेपर और आपकी जो हिंदी पेपर है उसको भी कवर किया जाएगा। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो बैच है, ये जो कोर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिए अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिएगा। अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज के क्लास में हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न है ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि जो कुछ नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, लैब टू लैंड प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्राम्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एक सिंपल सा प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न एज इट इज तो आपके परीक्षा में नहीं रिपीट करेगा, ये आप सभी को पता है। लेकिन हाँ, हो सकता है किसी प्रश्न में आपको कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पूछ ले या फिर आपको दे दे लैब टू लैंड प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आपको इनमें से एक भी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट पता होगा तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 50% तो एलिमिनेट करिए, फिर 2 ऑप्शंस बचे रहेंगे तो आप गेस कर सकते हैं क्लास। इसी तरीके से प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व भी होता है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि हम सारे प्रश्नों को सही सही लगा के आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई कितना भी पढ़ा दे, कोई कितना भी पढ़ ले, पूरे प्रश्न के उत्तर सबको नहीं पता होते, किसी को भी नहीं पता होते। 1-2 प्रश्न, 5-6 प्रश्न, 10 प्रश्न ऐसे आते ही हैं जिसमें कि आपको थोड़ा गेस करना पड़ता है। तो आपको इसीलिए ये प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अब नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट की जब मैं बात करूंगी तो आप याद रखिएगा, जो इनोवेशन प्रोजेक्ट है वो कब आया है? 2006 में। अभी मैं 2-3 बार आज रिपीट करूंगी ताकि आपको याद हो जाए। ये कब आया है? 2006 में, याद रखिएगा। फिर कृषि विज्ञान केंद्र की जब हम बात करेंगे तो ये आपका आया है 1974 में, ठीक है, 1974 में। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की जब हम बात करेंगे तो ये आपका आया है 1998 में, याद रखिएगा। और लैब टू लैंड प्रोग्राम की जब हम बात करेंगे तो ये 1979 में आया है, ठीक है। यहां पर 2 बार एल आया है, यहां पर 2 बार 9 आया है, याद रखिएगा। तो अब इनको हम अरेंज करते हैं। फिर से देखिए, सबसे पहले कौन सा आया है, जल्दी से देखिए क्लास। तो कृषि विज्ञान केंद्र आया है। कब आया है? 1974 में, याद रखिएगा। 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र आया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लैब टू लैंड प्रोग्राम आया है 1979 में। 2 बार 9 आया है, 2 बार एल आया है, याद रहेगा। फिर उसके बाद हम अगर देखेंगे तो तीसरे नंबर पर हम लोगों का 1998 में नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आया है और एक पे इनोवेशन प्रोजेक्ट आया है। तो ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, दिमाग पे बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र की बात करेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की बात हम कर रहे हैं, तो ये 1974 में, ठीक है। अच्छा बताओ, रीजनल रूरल बैंक का गठन कब हुआ है? 1975 में हुआ है ना, तो उसी के 1 साल पहले कृषि विज्ञान केंद्र आया है, ठीक है, 1974 में।
प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे, लैब टू लैंड प्रोग्राम, तो वो कब आया है? वो आया है 1979 में। 2 बार 9 2 बार एल, याद रखिएगा, 2 बार 9 और 2 बार एल, लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की, तो ये 1998 में आया है। और लास्ट में जब हम इनोवेशन प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये 2006 में आया है। अभी मैं फिर पूछूंगी तो आपको याद हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगी तो याद रखना। अब देखो अगला प्रश्न, इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। आपने अगर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो कई बार नाबार्ड से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं कि नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है। तो मैं मान के चलूंगी कि ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1982 में हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बैंक लिंकेज प्रोग्राम और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है पास्ट ईयर में, तो ये कब हुआ है? 1992 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब आई है? 1999 में आई है ना, याद रखिएगा, 1999 में। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक की जब हम बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो इससे 1 साल पहले बना था, तो केवीके कृषि विज्ञान केंद्र 1974, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी 1975, याद रखिएगा। तो यहां पर अब अरेंज करिए, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? देखिए कौन सा आपका सही होगा। 4 के बाद हम देखेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। फिर मिलेगा 3 नहीं, 4 के बाद क्या है क्लास? 1975 के बाद 1971 है, सॉरी 1 मिलेगा, ये वाला नहीं। 4 के बाद 1 के बाद क्या है? फिर 2 है। 2 में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं 1992 में, और लास्ट में आपका 3 है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, तो ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड का एग्जैक्ट जो है वो 1998 है, मैंने आपको 1999 बताया है लेकिन वो 1998 है, ठीक है, उसको सही कर लीजिए। थोड़ा आसपास का ईयर अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन 1998 ही याद रखिएगा क्लास, एक चीज दिमाग में बना के रखिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की तो 1992, फिर नाबार्ड के गठन की 1982, ठीक है। फिर आरआरबी की बात की 1975, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र की जब हम बात करेंगे तो ये 1974, याद रहेगा ना, कृषि विज्ञान केंद्र की। फिर मैंने आपको बताया लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये कब आया है? तो 2 बार 9 आना था, 9 7 9, ठीक है, 9 7 9, याद रहेगा। इनोवेशन प्रोग्राम कब आया था? जल्दी बताइए। 2006 में। एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम 2006 में हमने बात की थी, तो सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहां पर देखिए ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दिया है, आराम से पढ़िएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में ही दिया रहता है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कब आया है? ये 2 अक्टूबर 1952 को आया है, याद रखिएगा क्लास, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे पहली बार किसने बात की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, BR मेहता कमेटी ने, और वो कब आई थी? 1957 में आई थी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनोवेशन ऑफ की विलेज स्कीम की बात की गई है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इनोवेशन ऑफ की विलेज स्कीम जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले आई थी। अगस्त में इनोवेशन ऑफ ये आया था कि विलेज स्कीम KVS, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने KVS की बात की थी 1952 में। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है कब? 1952 2 अक्टूबर, ये याद रखिएगा एग्जैक्ट डेट। फिर BR मेहता कमेटी आई है जिसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है, कब? 1957 में। और उसके बाद हम देखेंगे अशोक
मेहता कमेटी आई है 1957 में, 1977 में, ठीक है। यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी की जब हम बात करेंगे तो वो कब आई है, जल्दी से बता दीजिए, 1977 में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर GVK राव कमेटी आई है कब, 1985 में। LM सिंघवी कमेटी 1986 में, ठीक है। थंगन कमेटी 1988 में। तो सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, सब आपको याद भी होने चाहिए। तो यहां पर अब देखिए कौन सा बचा हुआ है, सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की बात की गई है, DRDA की बात की गई है। ये कब बना है DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, तो 1999 में। ये भी याद रखिएगा, अभी तक आपके परीक्षा में नहीं पूछा गया था DRDA के बारे में, लेकिन अब पूछ लिया गया है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो आने वाली परीक्षा के लिए इसको थोड़ा याद करके रखिएगा। अब अरेंज करिए क्लास, अरेंज करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, की विलेज स्कीम की बात करते हैं। कब करते हैं, 1952 में। तो थर्ड ऑप्शन आपका सबसे पहले होगा। उसके बाद हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं 2 अक्टूबर 1952 में। फिर हमने किसकी बात की, हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की 1957 में। और लास्ट में हमने किसकी बात की, DRDA की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में 1999 में। तो आपका सही उत्तर सी हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां पर देखिए सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, यहां पर क्या दिया गया है, कथन दिया गया है, गैसोहोल पेट्रोल तथा एथिलीन का मिश्रण होता है। गैसोहोल की बात की गई है। कारण दिया है, गैसोहोल से पेट्रोल द्वारा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। आपको कथन कारण वाला प्रश्न है ये। अब देखिए क्लास, जब भी हम गैसोहोल की बात करेंगे तो ये किसका किसका मिक्सचर है, पेट्रोल और इथाइलिन का है, नहीं, ये पेट्रोल और एल्कोहल का है, याद रखिएगा, एल्कोहल का है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। हाँ, गैसोहोल का यूज करके हम एमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, ये सही है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है। तो यहाँ पर पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है ना क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर अगर आप देखिए, जो पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, गैसोहोल कहते हैं, ठीक है। ये हमें कहां से प्राप्त होता है, या गन्ने के रस से प्राप्त एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर प्राप्त होता है, जिसमें अगर परसेंटेज देखा जाए तो 10% पेट्रोल होता है और 90% जो होता है वो एल्कोहल की मात्रा होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बालों की ब्लीचिंग में किया जाता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे आजकल प्रचलन में लोग हाईलाइट कराते हैं अपने बाल, तो हाईलाइट कराने के पहले कभी कभी बालों को ब्लीच करना पड़ता है ताकि रंग अच्छे से चढ़े। तो उसमें किसका यूज किया जाता है, सोडियम परऑक्साइड का, नाइट्रोजन परऑक्साइड का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, या सल्फर परऑक्साइड का। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर ब्लीचिंग ऑफ हेयर के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज होता है। सी जो है वो सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में ना, कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिया गया है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है, ठीक है। बाय दिस अ लॉ मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज 4 ईयर। तो बताइए, इसके द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया था। हाँ, ठीक है, 5 मेंबर में से एक जो मेंबर था वो लॉ मेंबर होता था, ठीक है। कार्यकारी परिषद में शामिल सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वो 4 वर्षों का होता था। ये आपका गलत है, वो कितने वर्षों का होता था, वो 2 वर्षों का होता था। यहां पर आपको सत्य स्टेटमेंट बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक आपका सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका गलत है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपसे डिस्कस भी कर लेती हूं। पहले यहां पर देख लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया।
इसमें 5वें सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते थे उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 2 वर्षों का होता था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई? तो वाइसरॉय को यहाँ पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर भी किस एक्ट के थ्रू प्राप्त हुई है? 1861 के एक्ट के थ्रू प्राप्त हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात करें आज के समय में, तो हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर किस आर्टिकल में दी गई है? तो वो 123 में दी गई है, ये भी याद रखिएगा। और यहां पर वाइसरॉय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रोवाइड की गई थी? 1861 के थ्रू प्रोवाइड की गई थी। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखिएगा। जब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप याद रखिएगा 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। तो ये सब चीजें अभी हम और भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हमें बहुत ढेर सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करना है, तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिल्कुल मत परेशान होइएगा, बस 1861 वाला आज के बाद मत भूलिएगा। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा कि ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किस एक्ट के थ्रू मिली थी, तो आप बताएंगे 1861 के थ्रू। अगर आपसे पूछा गया वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करके उसमें 5वें सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ को किस एक्ट के थ्रू अपॉइंट किया गया, तो आप 1861 का बताएंगे, ठीक है। और चीजों को भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। कथन दिया है और कारण दिया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 12 भाषाएं शामिल थी। तो बताइए, अगर हम संविधान की 8वीं अनुसूची देखें तो उसमें कितनी लैंग्वेजेस है? उसमें 22 लैंग्वेजेस है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 लैंग्वेजेस थी, तो नहीं, 12 लैंग्वेजेस नहीं थी। कितनी लैंग्वेजेस थी? 4 लैंग्वेजेस थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। तो क्या सही होगा? तो ए तो आपका सही है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, तो उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए सी आपका उत्तर है। यहां पर 1-2 अमेंडमेंट जो इससे रिलेटेड है वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप 21st अमेंडमेंट याद रखिएगा, फिर उसके बाद 71 अमेंडमेंट याद रखिएगा। फिर इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 92nd, ठीक है। और फिर उसके बाद आप 96 अमेंडमेंट याद रखिएगा। अब जो जो चीजें मैं आपको बताती हूं उसको ध्यान रखिएगा। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया था? सिंधी को ऐड किया था, याद रखिएगा। किसको ऐड किया गया था? सिंधी को। 71st के थ्रू जब हम बोलेंगे तो यहां पर आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली याद रखना है। मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। 92nd की जब हम बात करेंगे तो यहां पे कौन कौन सा है? मैथिली है, डोंगरी है और बोडो है, ठीक है। और 96 में जो उड़िया थी उसको देखिए यहां पे लिखा है उड़िया फॉर उड़ीसा, उड़िया, ठीक है। इसी को चेंज करके उड़िया कर दिया गया था कि अब इसको उड़िया ODIA बोला जाएगा। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि ऐड किया गया था। याद रखिएगा क्लास, 21st के थ्रू हमने कौन सी लैंग्वेज ऐड की थी? सिंधी ऐड की थी। जब 71st की हम बात करेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। यहाँ पर कोमानी करके मैंने आपको बताया था, आप याद रख सकते हैं। कोमानी, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोमानी किसके थ्रू ऐड हुआ है? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है। 92nd की जब हम बात करेंगे तो इसमें मैथिली, ठीक है, फिर डोंगरी, फिर बोडो, ठीक है। MDB याद रखिएगा, MDB या MBD कुछ भी याद रखिए, ठीक है। BDM याद रखिए, कुछ भी तरीके। तो मैथिली, डोंगरी और बोडो, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और 96 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके थ्रू क्या हुआ?
क्या सब्स्टिट्यूट किया गया, उड़िया फॉर उड़िया, ठीक है, पहले उड़िया लिखा रहता था, अब उसको उड़िया ये कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, पहले ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, अब 22 लैंग्वेज हो गई है आपकी। कोई कमिटी पूछेगा तो आप बीजी खेर कमिटी भी याद रखिएगा, कभी लैंग्वेज से रिलेटेड पूछेगा तो बीजी खेर कमिटी का भी नाम आपको याद होना चाहिए। कोमानी याद रखेंगे, बीडीएम याद रखेंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के संदर्भ में किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था, कि कितने समय तक हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इंग्लिश का यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर राजभाषा अधिनियम 1963 दिया है, 1956 दिया है, 67 दिया है और 65 दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है A, ठीक है। This act did not mention any specific time limit regarding the use of English language. ये भी आप याद रखिएगा। तो A आपका सही उत्तर है। अब अगर हम आर्टिकल 343 देखें, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अगर कभी परीक्षा में पूछे कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी इन देवनागरी लिपि में होगा, स्क्रिप्ट में, तो वो किस आर्टिकल में दिया है, तो आप क्या बताएंगे, 343 आर्टिकल में दिया है। देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, अगले में, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का भाग क ख ग और भाग घ में वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन था, स्टेट्स जो डिवाइड थे वो पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में और पार्ट डी में थे, ठीक है। उनको एबॉलिश किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, ये पूछा गया है। तो 7th, 9th, 21st या फिर 24th, तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर सही उत्तर जो है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसे एबॉलिश कर दिया गया। अब मैंने आपको यहाँ पे जब हम लोग ने स्टेट वाला पढ़ा था तो बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है, सबसे पहले धर कमिटी आई थी, 1948 का समय था, ठीक है। फिर उसके बाद GBP कमिटी आई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। फिर उसके बाद ये भी 1948-49 का समय है इसके बाद, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, याद है ना आप लोगों को ये सब चीजें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनेगा। और यहीं पर मैंने आपको बताया था 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पर जो पहला स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे पोटी श्रीरामल्लू की आमरण अनशन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और इसके चलते सरकार पर एक प्रेशर बना और सरकार ने सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट बनाया वो आंध्र प्रदेश था। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्टेट, कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ है ये भी पता होना चाहिए। जैसे नागालैंड की बात करें 1960 याद रखिएगा, हरियाणा की बात करें तो 1966। तो इसी तरीके से सब पढ़ जरूर लीजिएगा क्लास, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्लास ध्यान से। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि विधेयक को प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। सदनों के मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, ये बोला है संयुक्त बैठक का। तो आपको पता है कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, तो वो प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। और इसको प्रिसाइड कौन करता है, अगर आपकी परीक्षा में पूछेगा तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इस सेशन को प्रिसाइड करता है। तो ये दोनों चीज भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो 108 और 118 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए किन किन केसेस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले फाइनेंस बिल दिया है, मनी बिल दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है और बोथ A एंड B दिया है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर जब हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जब संविधान संशोधन होता है तब भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। साथ ही साथ जब धन विधेयक पेश किया जाता है तब भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। तो दोनों केस में नहीं होता है। आपको पता है मनी बिल में किसका विशेषाधिकार होता है, किसके पास मेन पावर होती है, लोकसभा के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
धन विधेयक और संविधान संशोधन दोनों में ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ना ही मनी बिल के केस में ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, दोनों में ज्वाइंट सिटिंग नहीं पॉसिबल है। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। एक मिनट, एक चीज बस मैं चेक कर लूं। ठीक है, चलिए क्लास, यहां पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है हमें। ठीक है, असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोला गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित होती है। तो बताइए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की गई है, कमिश्नर की, तो क्या वो एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए? नहीं। एक बार अगर उनका अपॉइंटमेंट सीबीसी हो गया तो फिर उसके बाद वो री एलिजिबल नहीं होते हैं। जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं सीबीसी के, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरीके से सेम होते हैं? तो नहीं, ये भी आपका गलत है। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत है, तो सी आपका सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। अब देखिए क्लास, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इनको अपॉइंट कौन करता है पूछेगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। टर्म लेंथ कितनी होती है, कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? तो 4 ईयर 65, जो भी अर्ली है। ठीक है, 65 ईयर और 4 साल, इनमें से जो भी अर्ली है तो उसके बेसिस पे। और सीबीसी का गठन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन में हुआ था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, इसको क्रिएट कब किया गया था? 1964 में। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। 1964 में इसको आपका बनाया गया था टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अप टू 4 ईयर और 65 एज, विच एवर इज अर्लियर। फिर कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन था? तो के संथानम कमिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि जिला अधिकारी को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहिए? ठीक है, किस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है शुड बी मेड द चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद? तो सबसे पहले आपको दिया गया है वीएन गडगिल कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, पीके थुंगन कमेटी और रमा राव कमेटी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है पीके थंगन कमेटी। ठीक है, सी जो है वो सही उत्तर है। और मैंने आपको बताया है इसको अपॉइंट कब किया गया है? 1988 में अपॉइंट किया गया है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपका ये जो है वो सही उत्तर है सी। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की बात कही थी। एलएम सिंघवी कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देना चाहिए। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था जिसमें ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर होगा, इसकी बात की गई थी। तो 3 टायर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, त्रिस्तरीय की बात हम करते हैं, स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा भी दिया गया था। लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा था? इसे 2 टायर सिस्टम कर देना चाहिए, 2 स्तरीय कर देना चाहिए। ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए, ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित विषयों की संवैधानिक सूची होनी चाहिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, और जिला अधिकारी को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बना देना चाहिए और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। क्लास देखिए, यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है, ये सब रिकमेंडेशन आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे ना, तो आप इस तरीके से कमिटीज का नाम मेंशन करके उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी आप मेंशन करेंगे, तब आपके आंसर्स और अच्छे माने जाएंगे। आपको जो चांस होता है ना ज्यादा स्कोर करने का, वो बढ़ जाएगा। और मैं हमेशा कहती हूं, अगर हर प्रश्न में भी आप 1-2 नंबर का मार्जिन बना लेंगे तो टोटल में आपका मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा इनकी रिकमेंडेशन। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की थी SC ST और महिलाओं के लिए, ठीक है। इन्होंने 5 ईयर टर्म्स की बात की थी, ठीक है। फिर इसके बाद 3 टायर सिस्टम की बात की थी और संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, और लास्ट में फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात भी की थी। और आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। 243K और 243I की हम बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अनुच्छेद 82 के अनुसार संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिलिमिटेशन एक्ट को पास करेगा आफ्टर एवरी सेंसस। दूसरा दिया गया है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। तो देखिए जब हम आर्टिकल 82 देखते हैं तो उसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट पास करेगी हर सेंसस के बाद। अभी किस सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, 2001 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। और 2026 तक ऐसे ही रहेगा। द चेयरमैन ऑफ डिलिमिटेशन कमिटी इज यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये आपका गलत है, यहाँ पर पहला आपका सही है लेकिन आर आपका गलत है। तो आपका ए ट्रू है, आर इज फॉल्स। देख लेते हैं उत्तर को हम लोग। यहाँ पर देखिए सी आपका सही है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखें तो ये किस बेसिस पे आपकी कर्व्ड आउट है, तो वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और ये आपका 2026 तक ऐसे ही ऑपरेशनल रहेगी। मतलब अभी जितनी सीटें लोकसभा में अलग अलग स्टेट्स की रिजर्व है वो अभी 26 तक ऐसे ही रहेगी। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं वो इसके आपके अध्यक्ष अपॉइंट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय की बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 82 आर्टिकल भी याद रखिएगा, डिलिमिटेशन की बात की गई है। 14th क्वेश्चन, ये PYQ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया है अरेंज करने को। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का युद्ध। तो देखिए क्लास, अगर आपको एग्जैक्ट ईयर भी नहीं याद है तब भी इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है जो तराइन का युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बाद हम देखते हैं कि खिलजी वंश आता है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए तो 4 तो आपका सबसे पहले होगा ही, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होगी, ठीक है। और खिलजी के बाद तुगलक वंश की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ऐसे भी अगर आप सोचे तब भी इस प्रश्न को लगा लेंगे। तो तराइन का युद्ध सबसे पहले हुआ है, तो देखिए 4 हो गया, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर उसके बाद अफगान षड्यंत्र, और फिर एक में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आसान था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को तो बोला था, लेकिन अगर आपको इवेंट ही पता होते कि तराइन का युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1991-1992 के समय में, फिर उसके बाद खिलजी, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं तुगलक, तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। यही मैं आपको बताना चाह रही थी। जरूरी नहीं है कि हमेशा ईयर याद हो, और नहीं भी याद रहेगा, लेकिन अगर इवेंट पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए 264, 262, 271, 290, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 262 के तहत इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट पास किया गया था। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। देख लीजिए 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा, लॉ द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी या उसके जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिविवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी, ठीक है। संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना तो उच्चतम न्यायालय ना ही कोई अन्य न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जब भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा तो यहाँ पर
किसके पास पावर है? आर्टिकल 262 के तहत संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है और इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी अगर पार्लियामेंट चाहे तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न, लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसकी सिफारिश सलाहकारी प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे एजर्शन रीजन बेस्ड है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की गई है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, जब भी हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, सबका जो टेन्योर होता है वो 1 ही साल का होता है। एकदम सही है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से सही उत्तर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्लास, परीक्षा में 1-2 चीजें और जो पूछी जाती है वो भी मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं। जब हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं, पीएसी की बात करते हैं, तो इसमें आपके 22 मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें से जो 15 मेंबर्स आपके होते हैं वो कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं, ठीक है। और जो 7 मेंबर्स होते हैं वो कहां से आते हैं? वो राज्यसभा से आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है किसकी रिपोर्ट? कैग की रिपोर्ट। परीक्षा में पूछा जाता है कैग की रिपोर्ट को कौन एग्जामिन करता है? तो कैग की रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और पूछा जाता है, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? तो एस्टिमेट कमेटी है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं और ये 30 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से ही आते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यह समिति खातों का पोस्टमार्टम सब परीक्षण करती है। इसकी सिफारिश सलाहकारी होती है और मंत्रालय के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, याद करिएगा, याद रखिएगा। चलिए 17 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए वह प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो राष्ट्रपति को पद से हटाने में प्रयुक्त की हो जाती है? तो किसने कहा था कि जिस तरीके से आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात की गई है, वही सेम प्रोसीजर गवर्नर के इम्पीचमेंट का भी होना चाहिए। गवर्नर को भी इम्पीचमेंट के थ्रू हटाना चाहिए, ठीक है। तो पंची कमेटी दिया है, सरकारिया कमीशन दिया है, धर कमीशन दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी दी है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है पंची कमेटी, ए आपका सही उत्तर है। पंची कमेटी ने रिकमेंड किया था कि गवर्नर को भी इम्पीचमेंट के थ्रू हटाना चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट को हम आर्टिकल 61 के थ्रू हटाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ईयर परीक्षा में पूछा जाता है ना, जैसे 2007 में याद रखिएगा मदन मोहन पुंची अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था जिसको कि हम पंची कमेटी कहते हैं। इसमें और कौन कौन मेंबर्स थे? धीरेन्द्र सिंह थे, विनोद कुमार थे, कुमार दुग्गल और डॉक्टर NR माधव मेनन और श्री विजय शंकर थे। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्लास 1-2 पॉइंट और जो आपको याद रखना है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे सरकारिया कमीशन भी किस चीज से रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। और धर कमेटी दी थी आपको। धर कमेटी जो है वो अभी हमने डिस्कस किया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था ना। स्टेट 1948 के समय में इसको अपॉइंट किया गया था, इसके धर कमेटी को। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? इन्होंने कहा था कि स्टेट का जो और रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ठीक है। प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास 18वां। वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने की बात कही गई है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, वित्त और लेखा मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए, वित्त और प्रशासन से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन बनने के लिए क्या
आपका क्राइटेरिया है। तो हैव एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक लाइफ, नहीं, ये नहीं दिया गया है उसमें। हाँ, ये बोला गया है कि स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंटिंग मैटर्स से, तभी तो आप फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन पाओगे। एंड शुड हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ अ मैटर रिलेटेड टू द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, तो 2 और 3 है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए क्लास, तो देख लीजिए बी जो है वो सही उत्तर है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक बार देख लेते हैं। वह उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। वह सरकार के वित्त लेखा मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। ठीक है, फिर उसे वित्त प्रशासन से संबंधित मामलों का ज्ञान हो और वह अर्थव्यवस्था का में विशेष ज्ञान रखता हो। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से रिलेटेड हैं। और परीक्षा में अगर पूछेगा कि वित्त आयोग के बारे में कहां बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा अनुच्छेद है, 280 है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की व्यवस्था की बात करता है। तो बताइए राजस्व वितरण की बात हमने कहां पर की है, आर्टिकल 271 में, 284 में, 269 में या 275 में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट की बात हमने की है आर्टिकल 269 में। ठीक है, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनते चलिएगा। यहाँ पर देखिए जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल जो आपके 268 टू 281 है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की ही बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन का मेन एम क्या है, मेन फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का जो मेन फंक्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में वितरण करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 268 की, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 268 की जब हम बात करते हैं, यहां पर जो टैक्सेस होते हैं उनको कलेक्ट कौन करता है, यूनियन कलेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन उसको रखता कौन है, स्टेट। ठीक है, उसको लगाता और कलेक्ट, देखिए यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं इसको एक बार और क्लियर करूंगी आपको, इसको पहले रिमूव करती हूं। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हो सकता है परीक्षा में यहां से प्रश्न बन जाए। देखिएगा क्लास, ठीक है, ये देखिए पहला हम बात कर रहे हैं आपसे कि टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 268 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 268 में बोला गया है कि कितना टैक्स कलेक्ट होगा, लेवी मतलब कितना कलेक्ट होना है, लेवी लगाएगा कौन, कितना कर लेना है, ये डिसाइड करेगा यूनियन। ठीक है, सेंटर डिसाइड करेगा, लेकिन उसको कलेक्ट और रखेगा कौन, स्टेट। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब मैं लिख रही हूं लेवी, ठीक है, लगा रहा है, लेवी मतलब लगा रहा है, कौन, यूनियन लगा रहा है, उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, उससे कलेक्ट स्टेट कर रहा है, और उसको रख कौन रहा है, वो भी स्टेट ही रख रहा है। ठीक है, 268 में टैक्सेस लेव्ड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड केप्ट बाय स्टेट। 269 आर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो यहां पर टैक्सेस को लगा और कलेक्ट कौन रहा है, लगा भी रहा है टैक्स और उसको कलेक्ट भी कौन कर रहा है, यूनियन, लेकिन उसको रख कौन रहा है, स्टेट। ठीक है, असाइन टू द स्टेट। फिर इसके बाद 270 की जब हम बात करेंगे तो टैक्सेस लगाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन, जो भी टैक्सेस आपके कलेक्ट होंगे उनको स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ग्रांटिंग की बात की जाती है, परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रांटिंग किस आर्टिकल में बात की गई है, कि सेंटर जो है अगर स्टेट के पास कुछ कमी होगी तो सेंटर जो है वो ग्रांटिंग देगा। ठीक है, तो वो आर्टिकल 273, 275 और 282 इन सब में ग्रांटिंग की बात की गई है। और फिर इसके बाद लास्ट में किस तरीके से किस प्रपोर्शन में टैक्सेस शेयर किए जाएंगे उसकी बात की गई। ये याद रखिएगा बस, आर्टिकल 268 टू 281 जो है हम इसी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, याद रहेगा ना। चलिए वेरी गुड, 280 में हमने फाइनेंस कमीशन की बात की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर क्या बोला गया है, राज प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को हमें चयन करना है। इसका प्रावधान प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया है। ठीक है,
इसके अध्यक्ष के नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है। तो बताइए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो प्रोविजन फॉर दिस हैज बीन मेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 और इसके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। तो कौन सा आपका सही है? तो पहला तो आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है, क्योंकि इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट बोला गया है, इस वजह से आपका दूसरा बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। हम उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर, फिर एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखिए, बी आपका सही उत्तर है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण की जब हम बात करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की और उनके सदस्यों की, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की बात करेंगे, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? ध्यान से देखिएगा, नियुक्ति जो है नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ये याद रखिएगा। इनके अगर हम बात करें अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी अर्ली होगा, ठीक है। और जब हम इनके अदर मेंबर्स की बात करते हैं तो 5 वर्ष और 62, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज याद रहेगी, क्लास इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। चलिए अगला हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, सबसे पहले क्रिप्स प्रपोजल दिया है, ऑगस्ट ऑफर दिया है, वेबल प्लान दिया है, सीआर फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ऑगस्ट ऑफर था कि क्रिप्स मिशन था। तो आप याद रख सकते हैं, अल्फाबेट में पहले ए आता है फिर सी आता है, तो पहले आपका ऑगस्ट ऑफर ही है, उसके बाद क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीआर फॉर्मूला है, फिर वेबल प्लान है, ठीक है। तो इसको अरेंज करिए। तो सबसे पहले अगस्त ऑफर 2 जगह दिया है, यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे सीआर फॉर्मूला 1944 का समय है, तो 4th हो गया, ठीक है। फिर 3rd, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए, अगस्त ऑफर 1940, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942, सीआर फॉर्मूला 1944, वेबल प्लान 1945। यहां पर क्लास याद रखिएगा कि जो क्रिप्स मिशन था उसी को तो पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था ना, ठीक है। 1942 में अगस्त ऑफर की बात करेंगे, नहीं, यहां पर अगर हम सीआर फॉर्मूला की बात करेंगे तो सीआर फॉर्मूला का मेन पर्पस क्या था? हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक यूनिटी लाना, ठीक है। तो प्लस माइनस करना उनके रिलेशनशिप में, तो दोनों को ऐड करना, दोनों को, तो 4 बन जाएगा। तो 1944 में 2 4, ठीक है, यहाँ पे 4 4 है, ठीक है, 2 बार 4 आया है, तो याद रखिएगा। और 1945 में वेबल प्लान आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न, एल्बिडो और विकिरणों के सतह पर पड़ने के बाद वापस हुए प्रतिबिंबन की मात्रा को मापता है या 0 से 10 के स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए एल्बिडो होता क्या है। एल्बिडो, जैसे ये कोई सरफेस है, यहां पर सनरेज पड़ी ना, तो ये कितना रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये उसका एल्बिडो बताता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ब्लैक सरफेस का एल्बिडो ज्यादा होगा या फिर शाइनिंग सरफेस का एल्बिडो ज्यादा होगा, अगर यहां पर कोई काला सरफेस है इसका एल्बिडो ज्यादा होगा, या फिर कोई आइस है, बर्फ है, ग्लेशियर है, हम कह रहे ये ग्लेशियर है, तो कहां पर किसका एल्बिडो ज्यादा होगा? तो आपको पता होगा कि जब ब्लैक सरफेस पर रेज पड़ेंगी तो ज्यादा जो रेज है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएंगी ना, तो इसका एल्बिडो कम होगा। लेकिन जब हम ग्लेशियर की बात करेंगे तो जितना रेज यहां पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो इसका एल्बिडो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो कितना रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है? एल्बिडो मेजर्स द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन आफ्टर इट्स फॉल ऑन द सरफेस। परीक्षा में एल्बिडो से रिलेटेड प्रश्न आपका बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन की बात की गई है। इट इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, नहीं, ये 0 to 1 स्केल में मेजर होता है। ये आपका गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ट्रू है लेकिन आर आपका फॉल्स है, तो सी आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं हम एक बार, ध्यान से देखिएगा क्लास, सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न, बारबाडोस कार्रवाई कार्यक्रम, ठीक है, 1994, याद रखिएगा। बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 जो है वो मेनली किससे कंसर्न है? बताइए, अमल वर्षा से,
अम्ल वर्षा से जिसको कि हम एसिड रेन कहते हैं। फिर ताप विद्युत से, कोयला खनन से या द्वीपीय देशों से। तो बारबाडोस प्रोग्राम जो है 1994 का, ये आपका रिलेटेड है आइलैंड से, आइलैंड कंट्रीज से। तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े क्लास। यहां पर देख लीजिए, बारबाडोस कार्रवाई कार्यक्रम 1994 संयुक्त राष्ट्र छोटे विकासशील द्वीपीय देशों के साधारणीय विकास पर कार्रवाई कार्यक्रम का सामान्य नाम है। यह एक निहित पत्र है जिसमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विकास खतरों पर चर्चा होती है। तो मेनली ये आइलैंड से रिलेटेड है, द्वीपों से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए जितना पॉइंट मैं बता रही हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको सुनते चलिए, प्रश्न यहीं से बनेंगे अगर बनेंगे तो। अब यहाँ 24वें प्रश्न को देखते हैं हम। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस फ्रेमवर्क को अपनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पर एडॉप्टेड फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात की गई है। तो किस फ्रेमवर्क को? टोक्यो नहीं, ठीक है, सिडनी नहीं, कानकुन नहीं, सेंडाई हाँ। ये जो है ये आपका रिलेटेड है किस चीज से? डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किस तरीके से हम डिजास्टर रिस्क को कम कर सकते हैं। जब आप मेंस में पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तब हम इस फ्रेमवर्क को भी डिस्कस करेंगे वहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं अब। डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। देखिए इसकी जो अवधि है ना वो 2015 से 2030 तक है। तो 30 तक की है, ये याद रखिएगा। 15 ईयर्स की बात यहां पर की गई है। अगला प्रश्न, ओजोन परत मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ओजोन अच्छी और खराब दोनों होती है। ठीक है, ये बात तो सही है कि ओजोन लेयर जो है मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी और गुड दोनों होती है, ये रीजन नहीं होगा ना। अभी यहाँ पे रीजन दिया रहता क्योंकि ये पैराबैग्नी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिसके कारण मनुष्य में स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। ये सब दिया रहता तो हम कहते कि सही है। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल आपका सही है, लेकिन रीजन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहां पर बोला गया ओजोन गुड और बैड दोनों होती है। पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, अब देखिए लिखा था कि जो ओजोन है वो गुड भी होती है। ठीक है, ओजोन की बात की गई है। ओजोन जो है, एक मिनट क्लास, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या बोला गया, जो ओजोन है वो गुड और बैड दोनों हो सकती है। ठीक है, बैड भी हो सकती है। बैड कब होगी? जब ये ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होगी। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल में जब ये ओजोन प्रेजेंट होगी तो ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेगी। किस तरह एक्ट करेगी? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह, याद रखिएगा। ठीक है, और जब ये आपका गुड ओजोन कहलाएगा तो इसका मतलब ये स्ट्रेटोस्फियर में है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोक रही हैं, पैराबैग्नी किरणों को पृथ्वी पर गिरने से रोक रही हैं। यहां पर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेंगी जब ये ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होंगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क को किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए 2019 में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो किस देश द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो हमारे भारत द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ए जो है वो आपका सही है। याद रखिएगा, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की बात की गई है। आज मैंने आपसे एक और फ्रेमवर्क की बात की थी, सेंडाई फ्रेमवर्क की बात की थी, और मैंने आपको क्या बताया, ये किससे रिलेटेड है क्लास? ये डिजास्टर रिस्क को कम करने की बात यहां पर की है। और कब तक के लिए है? 2015 से 2030। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहां पर आपका ए सही उत्तर था, 2019 में इसे शुरू किया गया था। 27वां, दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनना है हमें। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नमामि गंगा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में स्टार्ट की गई थी। यहां पर आपसे बोला गया है फॉल्स स्टेटमेंट हमको बतानी है, असत्य कथन हमको बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल, ये बिल्कुल सही है। नमामि गंगा प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2014, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा फॉल्स है? नीदर वन नॉट टू। तो डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव स्थल है? ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है सुंदरवन, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, ठीक है, अंडमान निकोबार, भितरकनिका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे बड़ा मैंग्रोव की बात की जाए तो वो सुंदरबन डेल्टा में आपको मिलेगा। सेकंड नंबर पे बोला गया है सेकंड लार्जेस्ट, तो वो आपका भितरकनिका है, उड़ीसा वाला, जहां पे रेडले टर्टल के लिए फेमस है जो। तो डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है क्लास, अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ प्रश्न जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं। एक बार आपके परीक्षा में यही बना था, पीछावरम जो है, ठीक है, पीछावरम जो है वो कहां पर है ये मैंग्रोव्स? तो ये आपके तमिलनाडु में है। मुथुपेट, रामानंद और पुलिकट, कांजूवली। अच्छा, अभी कांजूवली की बात हम करें तो इसको रामसर वेटलैंड लिस्ट में शामिल किया गया है ना, आपको पता होगा। कांजूवली को अभी जो तमिलनाडु के वेटलैंड में शामिल किया गया है ना, कांजूवली को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और शामिल किया गया है ताप ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और तमिलनाडु का एक और है कोई, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटलैंड की अगर हम बात करें रामसर साइट में तो तमिलनाडु के भी हैं, ये भी याद रखिएगा। केरला में अगर हम देखेंगे तो वेमनाथ झील आपको पता है, कन्नौर भी याद रखिएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार में हम देखेंगे तो रिचीज याद रखिएगा, ये पूछे गए परीक्षा में है, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। भितरकनिका हमने आपको उड़ीसा में बता दिया, सुंदरवन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पीठभूमि के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो इसका संदर्भ आर्द्र भूमि से होता है, वेटलैंड से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, लिखा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें नहीं प्रेजेंट होते, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो प्रेजेंट होते हैं, ये आपका गलत है। बोला गया है सत्य कथन ना, रिगार्डिंग द ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो कौन सा आपका सही है कि इट इज रिलेटेड टू द वेटलैंड, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं, यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, अगर वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देश के भीतर आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड बोला गया है। यहाँ पे लार्जेस्ट वेटलैंड नंबर्स में कहां पर है ये नहीं पूछा गया। अगर नंबर्स की बात करेंगे तो तमिलनाडु होगा, एरिया की बात की गई है तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा। तो आपका सही उत्तर जो है वो है गुजरात, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास। ऐसे ही लार्जेस्ट कोस्टलाइन किसकी है, तटीय रेखा सबसे ज्यादा किसकी है? तो वो भी गुजरात की है। चलिए अगला प्रश्न देखें हम, 31वां प्रश्न, निगम कर कंपनियां और वाणिज्यिक उद्यमों की कमाई पर, अच्छा निगम कर की बात की गई है, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है, ठीक है। कंपनियों और वाणिज्य उद्यमों की कमाई पर लगाए जाने वाला कर है या सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों पर लगाया जा सकता है? तो ठीक है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका लगाया जाता है किस पे? अर्निंग ऑफ द कंपनीज एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस एंड इट इज लीव्ड ऑन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है तो दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वर्ष 1971 में गठित वांचू समिति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो वांचू कमेटी जो थी वो 1971 में आपकी फॉर्म हुई थी, वो किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से, पॉवर्टी से, टैक्सेस से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से? तो याद रखिएगा जो वांचू कमेटी है वो आपका रिलेटेड है टैक्सेस से, कर से। तो सी आपका सही उत्तर है। कब गठित हुई थी? 1971 में गठित हुई थी। मैंने आपको पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड जो कमिटीज बताई थी तो मैंने आपको याद कराया था कि आपको याद रखना है ALT+R, ठीक है, ALT+R। अलग कमिटी, लखड़वाला कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कब बनाया था, मतलब कब इस बुक को लिखा था, ठीक है, पब्लिश कब कराया था? तो 1901 में, ये भी याद रखिएगा, 1901 में। यहाँ पर देख लीजिए, वांचू समिति की रिपोर्ट भारत सरकार ने 1978 में प्रकाशित की थी, ठीक है, और इसमें किसकी बात की गई थी? इसमें
मेनली आपकी कर की बात की गई थी, कर दरों में कमी करने की बात इसमें कही गई थी, टैक्स से रिलेटेड था। अगला प्रश्न 33वां, एक उपकर का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है या टैक्स सभी टैक्स पेयर्स पर लगता है। तो देखिए, टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, सेस कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, दिस टैक्स इज लीव्ड ऑन और टैक्स पेयर। देखिए, सेस क्या होता है? सेस होता है जब हम किसी टैक्स पे एक और टैक्स लगा दें किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसको हम सेस कहते हैं। जैसे एजुकेशनल सेस देते हैं, ठीक है, और जब सेस लगाया जाता है तो जितने भी टैक्स पेयर है सब पे लगता है। तो फॉर एनी पर्पस नहीं, फॉर स्पेशल पर्पस सेस लगाया जाता है, ठीक है, टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है। तो पहला तो गलत हो गया, लेकिन ये जो टैक्स है या टैक्स सभी टैक्स पेयर्स पर लगता है, ये आपका सही है। तो ए रॉन्ग, आर इज करेक्ट, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है क्लास, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। आप लोगों के कहने पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है, और उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं मैं सब बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो यहां से आशा करूंगी कि प्रश्न जरूर बने क्लास, क्योंकि देखिए फिर मैं एक ही बात कहूंगी, थोड़ा सा समय लेके आप लोगों का पेपर हम लोग नहीं बनाते हैं, हाँ, लेकिन पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देख के थोड़ा सा प्रेडिक्शन किया जाता है कि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। नहीं तो पेपर मैंने, आपने या किसी और टीचर ने नहीं बनाया है, बस हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे आप भी थोड़ा सा चीजों को पढ़ते चलिए, मैक्सिमम रिवीजन पर आप ध्यान दीजिए, रिवाइज करते जाइए चीजों को। जब 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पे टिक लगाना है कि इस पे टिक नहीं लगाना है। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। मेरा बिल्कुल, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ एक्स्ट्रा तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है अब, तो ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, तो एकदम समय का सदुपयोग करिए, पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, और फिर कूद जाइए रणभूमि में। विजय आपकी जरूर होगी, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। परिश्रम करिए, ठीक है, और हमेशा जब भी हताश होइए, निराश होइए, तो याद करिए अपने माता पिता को, अपने ईश्वर को याद करिए, उन अपने गुरुजनों को याद करिए जो आपका हित चाहते हैं। ठीक है, और आपको सफलता जरूर मिलेगी, विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, परिश्रम बहुत है, बहुत से स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होंगे, लेकिन आप ये सब चीजें बिना सोचे बस सोचिए कि मैं अपना परिश्रम ही तो कर सकता हूँ, इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। जब भी निराश होइए ना, लगे कि रोना है, धोना है, पैर पटकना है, क्या करना है, तो शांति से बैठ के अपने आप से एक उत्तर किया, मतलब एक प्रश्न किया करिए कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। आपको उत्तर मिलेगा इस समय बस आप पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो वही करिए, पढ़िए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए सब ईश्वर पे, सब अच्छा ही होगा। और अपने टीचर्स को के लिए भी प्रार्थना करिए, ठीक है, सबके लिए प्रार्थना करिए, सब अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी जीवन में। कभी भी कठिनाइयां आती हैं, सबके जीवन में आती है, मेरे भी जीवन में आती है, आपके भी जीवन में आती है, लेकिन कठिनाइयां अगर ईश्वर पर विश्वास हो तो आप उन कठिनाइयों को भी पार कर लेते हैं। तो बस अपने लिए दुआ करिए, सबके लिए दुआ करिए, सबका मंगल होगा। चलिए अब इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, कौन सा नियम यह बताता है जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर खर्च होने वाले धन का अनुपात घटता है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी जो एक्सपेंडिचर है ऑन अ फूड वो आपका कम होगा। तो ये गिफिन लॉ कहता है, एंजल लॉ कहता है, फिलिप्स लॉ कहता है, या फिर ब्राउन लॉ कहता है। तो यहाँ पर एंजल्स लॉ में ये बोला गया है। तो सही उत्तर जो है वो क्या है, वो बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। यहां पर देख लीजिए, ये अमाउंट स्पेंड ऑन फूड्स दिया गया है, इनकम दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट स्पेंड ऑन फूड्स, और फिर यहां पे दिया गया शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड्स। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की बात की गई है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ठीक है, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से नहीं, ये आईएमएफ से रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है एसडीआर किससे रिलेटेड है, आईएमएफ से रिलेटेड है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है। ध्यान से देखिएगा क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। यह भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत
राज्य है, इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या छत्तीसगढ़, अगर हमारा ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के क्या ईस्ट में छत्तीसगढ़ है? नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, पहला जो है ये आपका स्टेट लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, हम कह सकते हैं सेंटर में है, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा आपका सही उत्तर क्या है। यहाँ पर पहला आपका गलत है, फॉल्स पूछा है, तो ओनली 2 आपका सही आंसर होगा। अब हम उत्तर प्रदेश के मैप को डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल उसमें है उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ आपको इधर की तरफ मिलेगा ना। और मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट जो कि मैक्सिमम स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो सोनभद्र है। याद रखिएगा, सोनभद्र कितने स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहां देखिए, बिहार, झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ और इधर एमपी है। ठीक है, याद रखिएगा, सोनभद्र 1, 2, 3, 4 के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, सोनभद्र के साथ यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो चंदौली और मिर्जापुर, ये भी याद रखिएगा, मिर्जापुर और चंदौली। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे तो इधर सहारनपुर है, सहारनपुर दिख रहा है आपको, तो ये उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे नेपाल के साथ कौन कौन अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, फिर इधर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखें क्लास, अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, दिए गए कथनों में से सत्य कथन हमें बताना है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र की पट्टी चौड़ाई पश्चिम में अधिक होती है। अब देखिए क्लास, जब हम भाबर क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो वो तराई क्षेत्र के दक्षिण में है। ठीक है, हाँ, अगर रुकिए मैं आपको इस यूपी के ही मैप में एक बार दिखाती हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम नेपाल और यूपी के बाउंड्री की बात करते हैं, देखिए यहां पर जब हम नेपाल और यूपी के बाउंड्री की बात करते हैं तो इधर हम क्या बात करते हैं, ये आपका तराई क्षेत्र है, गोरखपुर वाला रीजन इधर। ठीक है, फिर इधर आपको ऐसे ऐसे पत्थर दिखेंगे, तो ये आपका भाबर क्षेत्र है ना, इसी तरीके से तो डिस्कस करते हैं। तो ये भाबर क्षेत्र की साउथ में है तराई रीजन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। यहां पर देख लीजिए इस वाले फिगर को, ये क्या है, ये भाबर रीजन है जहां पर मोटे मोटे पत्थर है। हिमालयन रीजन के बाद आपको भाबर रीजन मिलेगा जहां बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों के नीचे नदी बहती है नीचे से। ठीक है, फिर आपका दलदली रीजन आता है जिसको कि हम तराई रीजन कहते हैं। तो भाबर रीजन के साउथ में तराई रीजन है, ये बिल्कुल सही होता है। फिर उसके बाद आपका एलुवियल सॉइल की हम बात करते हैं, जहां पर जो खादर है वो आपके न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं। ठीक है, नई जलोय मिट्टी, और भांगर जो है ये ओल्ड होते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये चीज क्लियर है, तो याद रखिएगा ये भी। अब हम प्रश्न को अपने सॉल्व करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया। तो जस्ट साउथ ऑफ द भाबर रीजन द तराई रीजन इज फाउंड, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। द विड्थ ऑफ द तराई रीजन स्ट्रिप इज ग्रेटर इन वेस्ट, बताइए पश्चिम में ज्यादा इनकी विड्थ होती है? नहीं, ये आपका क्या है, गलत है। तो ट्रू कौन सा है, केवल एक ट्रू है। ये चीज क्लियर रखिएगा क्लास, समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको फिगर के थ्रू और मैप के थ्रू दोनों तरीके से बता दिया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मध्य के मैदानी क्षेत्र की पश्चिमी और पूर्वी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा होता है? तो बोला है वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द उत्तर प्रदेश हम किससे डिसाइड करते हैं? हिंडन गोमती से, यमुना गोमती से, यमुना गंडक से, हिंडन साई से, बताइए। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात है, तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप को, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इधर ईस्टर्न साइड में आपको गंडक नदी मिलेगी। ठीक है, बाउंड्री पे। ठीक है, कहां पे, बिहार के और इधर। और अगर आप इधर जाएंगे, इधर की तरफ वेस्टर्न में,
तो आपको यमुना नदी मिलेगी। तो कौन दो नदियां होगी? यमुना और गंगटक। सी आपका सही उत्तर है। मैप में भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे ये सब चीजें। ध्यान से देखिएगा क्लास, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखें तो यहां पर आपको गंगटक रिवर दिख रही है, ठीक है। इधर महाराजगंज और खुशीनगर को दिख रही है इधर, और इधर आपका पूरा ये बिहार है। तो ये गंगटक रिवर दिख रही है। और फिर इधर अगर आप देखेंगे तो इधर कौन सी नदी है? यमुना नदी है, ठीक है। यहां पर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये कौन सी नदी है? गंगटक रिवर है, ठीक है, आउटर में है, ठीक है, गंगटक रिवर। और इधर अगर आप देखेंगे ये कौन सी रिवर है आपकी? ये यमुना रिवर है। हिंडन रिवर दिया था तो हिंडन रिवर तो इधर की तरफ है, ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है। और गंगा नदी तो आपको पता है मध्य में चल रही है, और गोमती नदी भी इधर है, ठीक है। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो ये गोमती नदी सब हो गया। तो याद रखिएगा, गंगटक रिवर आपको उधर याद रखना है, यमुना इधर याद रखना है। फिर इधर ही आपको सहारनपुर वाले रीजन में आपको हिंडन रिवर मिलेगी। सोन रिवर आपको पता ही है, सोनभद्र में मिलेगी, याद रखिएगा। एक और रिवर याद रखिएगा यहाँ पर, बेतवा रिवर, ठीक है, बेतवा रिवर, ये जो कि ललितपुर और झांसी में बह रही है, बेतवा। ये भी आपको याद रहना चाहिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत नवंबर में होती है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। तो ये आपका सही है, दोनों ही सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बी आपका सही है। कहीं बहुत ठंडक होती है, कहीं कम ठंडक होती है, ये बात सही है। और ठंडक देखिए, नवंबर आपका खत्म हुआ, दिसंबर में ठंडक पड़ रही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल साधारण से थे और सही थे। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मृदा नहीं पाई जाती है बोला गया है? तो बताइए, बोला गया है दक्षिण प्रयागराज में, चंदौली में, सोनभद्र में, हमीरपुर में। अगर आप देखेंगे तो सोनभद्र, चंदौली, दक्षिण प्रयागराज, ठीक है, ये सब आपको अभी मैं इधर मैप में आपको दिखाती हूँ, एक तरफ है और हमीरपुर एक तरफ है। तो लाल मृदा जो है वो हमीरपुर में हमको नहीं मिलती है। डी आपका सही उत्तर होगा। अब इसको भी हम एक बार मैप में देख लें ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा क्लास, यूपी का मैप आपको मैं एकदम रटवा दूंगी पेपर के पहले। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए, चंदौली दिया है आपको, सोनभद्र दिया है, मिर्जापुर दिया है, ठीक है, दिख रहा है। ये प्रयागराज का सदर्न रीजन, इधर हमको लाल मृदा मिलेगी, रेड सॉइल मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम आएंगे हमीरपुर साइड में, तो हमीरपुर आपका इधर की तरफ है। यहां पर देखिए, लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, कन्नौज हो गया, हाथरस, इटावा, ठीक है, झांसी, हमीरपुर, ये रहा बेतवा रिवर वाला। मैंने आपको बताया ना, ललितपुर से, झांसी से इधर जो बेतवा रिवर है, जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, इधर बहती है, ठीक है, तो ये हमीरपुर है। तो उधर के रीजन्स दिए थे, उधर के रीजन्स में हमको रेड सॉइल मिलेगी, लेकिन हमीरपुर में रेड सॉइल नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर आपको लोकेशंस भी पता है तब भी आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। मैंने आपको दिखा दिया, सोनभद्र, चंदौली और सदन प्रयागराज एक तरफ है, यहाँ हमें लाल मृदा मिलती है, लेकिन हमीरपुर में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख को चीन के सिंगयांग प्रांत से जोड़ता है? ठीक है, सिंगयांग प्रांत से, लद्दाख प्रोविंस से लद्दाख को कौन जोड़ता है? देखिए बताइए, बालसाधुरा, बनिहाल, आघिल पास या फिर बारालाचा। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है अघिल पास, ठीक है, यहां पर सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ये लद्दाख को किससे, ये लद्दाख को सिंगयांग प्रोविंस से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम और पासेस को देखें तो बारालाचा कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बलचाधुरा की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। बनिहाल की बात करेंगे तो ये आपका जम्मू में है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रदेश में उत्पादित होने वाली गुलाब खास निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? गुलाब खास, ठीक है, तो ऑरेंज की है, गुआवा की है, मैंगो की है या फिर बनाना की है? तो ये आम की प्रजाति है। अगर आप देखेंगे गुलाब खास वाला जो आम होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे पूरा पिंक कलर का होता है ऊपर से, और उसमें सही में गुलाब की फ्रेग्रेंस आती है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो महकोगे तो एकदम गुलाब की फ्रेग्रेंस उसमें आती है, तो इसी वजह से इसको गुलाब खास कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने किसने गुलाब खास आम खाया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
राप्ती नदी निम्नलिखित में से किस जिले में घाघरा नदी में विलीन हो जाती है? तो बताइए, राप्ती नदी जो है वो घाघरा नदी में कहां पर जाकर मिलती है? सिद्धार्थनगर में, बहराइच में, देवरिया में या फिर श्रावस्ती में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? राप्ती नदी याद है ना, गोरखपुर में राप्ती नदी है, ठीक है, तो ये आपका मिलती है देवरिया में। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब मैं आपको इसको भी एक बार मैप में दिखाऊंगी ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। जल्दी से ध्यान से देखिएगा क्लास, ठीक है। यहाँ पर हमने किसकी बात की है? हमने देवरिया की बात की है, ठीक है। तो देवरिया अगर आप देखेंगे यहाँ बॉर्डर पे है यूपी और बिहार के, ठीक है। ये देवरिया दिख रहा है, ये घाघरा नदी है, ठीक है। और इधर अगर आप देखेंगे श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराज, संत कबीर नगर, गोरखपुर होते हुए ये आपकी राप्ती नदी आ रही है। दिख रही है ना क्लास? यहाँ पर श्रावस्ती से बलरामपुर, ठीक है, श्रावस्ती से बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज से टच होते हुए संत कबीर नगर, गोरखपुर, फिर इधर देवरिया में आके ये घाघर नदी से मिल जा रही है। तो देवरिया आपका सही उत्तर है, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बेतवा नदी हमीरपुर में निम्नलिखित में से किस नदी में विलीन हो जाती है? तो यहाँ पर बेतवा नदी की बात की गई है, ठीक है। बेतवा नदी किस में विलीन हो जाती है? अगर आपने थोड़ी देर पहले सही से सुना रहा होगा तो मैंने आपको बताया था ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, ठीक है, बेतवा नदी बह रही है और किस में जाके मिल रही है? तो वो आपकी मिल रही थी यमुना नदी में। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अभी इसको भी मैं मैप में आपको दिखा दूं, देखो मैप है यहाँ पर, नहीं तो हम लोग, हाँ रुकिए एक मिनट, रुकिए आप, यहाँ पे मैप खोलते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेतवा नदी है ललितपुर, झांसी, ठीक है, इधर हमीरपुर होते हुए ये कौन सी नदी है इधर से आ रही है? ये यमुना नदी है ना। तो बेतवा नदी यमुना नदी से कहां पर जाकर मिल रही है? हमीरपुर रीजन में मिल रही है। क्लियर हो गया क्लास? याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। इधर मैंने आपको क्या बताया? इधर मैंने आपको देवरिया बताया जहां घाघरा नदी और आपकी राप्ती नदी जाके मिल रही है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? ठीक है, बड़ा ताल जो है वो शाहजहांपुर में दिया गया है, मोराय ताल गोरखपुर में, औंधी ताल वाराणसी में, दरवन झील अयोध्या में। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बड़ा ताल जो है बड़ा राजा था शाहजहां, याद रहेगा, बड़ा राजा था शाहजहां। तो बड़ा ताल जो है वो शाहजहांपुर में है, सही है। औंधी, औंधी, ठीक है, तो ताल जो है वो वाराणसी में है, ये भी सही है। औंधी से ज्यादा जनता जो है बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रही, औंधी से ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा नाक में बोल दीजिएगा आधी को, औंधी से ज्यादा, ठीक है। आधी से ज्यादा जो जनता है वो बनारस में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रही है, ये भी सही है। दरवन, दरवन, वन, दरवन में वन, अगर आप पहुंच जाओ अयोध्या जी तो वहां पे इतने बंदर आपको दिखेंगे, लगेगा कि दरवन यहीं पर है, वन यहीं पर है। तो याद रहेगा आप, औंधी से ज्यादा जनता, ठीक है, कहां जाती है? औंधी, बनारस, बिल्कुल सही है। दरवन, वन आपको अयोध्या में ही दिखेगा इतने बंदर देख के, तो ये भी सही है। बड़ा राजा था, बड़ा ताल था, कौन? शाहजहां, ठीक है। मोरई ताल जो है वो आपका गोरखपुर में नहीं है, ये याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। जो मोरई ताल है वो कहां पर है? वो फतेहपुर में है, ठीक है। जब फतेह हुई तब मोर नाचा, जब फतेह हुई तब मोर नाचा, तो मोरई ताल कहां पर है? फतेहपुर में है। एक दो बार ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने क्या बताया? बड़ा ताल, बड़ा ताल, बड़ा राजा था शाहजहां। औंधी से ज्यादा जनता कहां जा रही है? बनारस जा रही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मोर कब नाचेगा? जब फतेह होगा। तो मोरई ताल कहां है? फतेहपुर में है, याद रखिएगा। रामगढ़ ताल कहां पर है? वो आपका गोरखपुर में है, जो दिया गया था। और एक और बच्चा है जो इस प्रश्न में बना था, वो क्या था? जल्दी से बताइए। वन था ना, दारवन था, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं उसको, यहां पर देख लीजिए। और एक क्या था? हाँ, दारवन था, वो कहां पर है? अयोध्या जी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलासखेड़ा किस जनपद में है? लखनऊ में है कि नहीं है? याद रखिएगा। सराय नाहर राय जो है प्रतापगढ़ में है, एकदम सही है, ठीक है। फिर यहां देखिए बांसखेड़ा दिया है, गढ़वा दिया है, तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? यहां पर अगर हम देखेंगे एक मिनट, तो कौन सा आपका नहीं है, एक बार देख ले इसको। तो आपका जो सी है, सी है क्लास,
बनासखेड़ा ये बुलंदशहर में नहीं है, याद रखिएगा। गढ़वा जो है वो प्रयागराज में है। यहाँ पर सरायनहर जो है वो प्रतापगढ़ में है, हुलासखेड़ा लखनऊ में है, गढ़वा प्रयागराज में है, लेकिन बांसखेड़ा बुलंदशहर में नहीं है। ठीक है, तो हुलास यहाँ पर देखिए बांसखेड़ा जो है वो कहाँ पर है, वो भी शाहजहांपुर में है। तो आप शाहजहांपुर से रिलेटेड आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं बताइए? बड़ा ताल शाहजहांपुर, ठीक है, और फिर बांसखेड़ा शाहजहांपुर, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। चलिए बताइए असत्य कथन। प्रदेश का नवीनतम मंडल जो है अलीगढ़ है, शामली जनपद का निर्माण गाजियाबाद को काटकर किया गया था। तो जो न्यूएस्ट जो डिवीजन था वो अलीगढ़ डिवीजन है, बिल्कुल सही है। शामली डिस्ट्रिक्ट को गाजियाबाद काटकर नहीं, मुजफ्फरनगर काट के बनाया गया था। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है फॉल्स स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन की बात यहाँ पर की गई है। तो कौन सा असत्य कथन है इसमें? दूसरा जो है वो आपका असत्य कथन है। तो केवल बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख ले क्लास, फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है ना, तो शामली डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द गाजियाबाद, नहीं, गाजियाबाद को डिवाइड करके नहीं बना है वो। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, शामली जनपद का निर्माण मुजफ्फरनगर को काटकर किया गया है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, फिर देखिए प्रदेश का नवीनतम जो मंडल है वो अलीगढ़ था, ये ठीक है ना, तो वहां पर आंसर गलत दिया है, उसको सही कर लीजिएगा क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था। यहां पर अगर आप खुद देखिए तो आप खुद गेस कर सकते हैं, शामली यहां पर है, ठीक है, और ये आपका मुजफ्फरनगर है, तो इसी को काटकर शामली बनाया गया था। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, हापुड़ को गाजियाबाद से काटकर बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? ललितपुर बांध जो है वो टॉन्स नदी पर है, अहरोरा बांध जो है वो चंद्रप्रभा नदी पर है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा कंपैटिबल नहीं है, तो ललितपुर बांध और अहरोरा बांध दोनों कंपैटिबल नहीं है, डी आपका सही उत्तर होगा। बोथ आर कंपैटिबल, कौन सा कंपैटिबल नहीं है, तो यहाँ पर सी आपका सही होगा ना, क्योंकि नॉट बोला गया है और दोनों ही कंपैटिबल नहीं है, सी जो है वो सही उत्तर है। देखिए जब हम ललितपुर बांध की बात करेंगे तो वो शहजाद नदी पर है। किस पर है? शहजाद नदी पर, ठीक है, ललितपुर बांध किस पर है? शहजाद नदी पर। और अहरोरा बांध की बात करेंगे तो ये गड़ई नदी पर है। किस नदी पर है? गड़ई नदी पर है। अहरोरा, अहरोरा ये रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि इसको गाड़ दिया गया, गड़ गई, ठीक है, तो इसको गाड़ दिया गया, इस वजह से ये रो रहा है, अहरोरा अहरोरा रो रहा है, क्यों? गाड़ दिया गया है, गड़ई नदी, ठीक है, याद रहेगा। फिर इसमें शहजाद जो है वो ललितपुर बांध पर। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये आपको याद हो गया होगा, ललितपुर में, ठीक है, शहजाद नदी पर कौन सा बांध है बताइए? ललितपुर बांध है। और अहरोरा वो रो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको गाड़ दिया गया है, तो गड़ी नदी जो है उस पर अहरोरा बांध है। ये चीज क्लियर हो गया होगा, 2-3 बार मैंने रिवाइज करा दिया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म संगत हैं, कंपैटिबल हैं? तो यहाँ पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र की बात की गई है, ये सोनभद्र में है, सही है। परीक्षा जो है ताप बांध, ये अगर हम देखेंगे बेतवा पर है, और कहां पर है? झांसी में है, सही है। बेतवा नदी मैंने आपको बताया झांसी, ठीक है, सबसे पहले ललितपुर, फिर झांसी, फिर इधर हमीरपुर ना, सही है ना, फिर उसके बाद बेतवा नदी हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। चंदौसी विद्युत जो है वो सहारनपुर में नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से कंपैटिबल है? खाली 2 और 3, ठीक है। चंदौसी थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका मुरादाबाद में है, याद रखिएगा, ठीक है, कहां पर है? मुरादाबाद में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है क्लास? 50वां प्रश्न है ये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या वाले 2 क्रमशः राज्य कौन से थे आपके? तो बताइए, बागपत सोनभद्र, सोनभद्र बलिया, सोनभद्र ललितपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमें मिलते हैं सोनभद्र और ललितपुर में, ठीक है। एक तरफ आपको दिखता है सोनभद्र, जहां पे सोन नदी बह रही है, जो कि अपनी बाउंड्री बिहार, झारखंड और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है। और एक तरफ आपको ललितपुर दिखता है, जो कि यूपी के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झांसी,
ठीक है। खाली यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और ज्यादातर ये बाउंड्री एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो चीज बताने जा रही हूं। देखिए प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो अधिकतम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत वाले जो दो हैं वो सोनभद्र और ललितपुर हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्लास, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ पर एक छोटा सा इसको करेक्ट करिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है? नॉट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं की गई है। और जो मैं आपको अभी बता रही हूं ललितपुर और सोनभद्र वाला, ये आपके परसेंटेज के हिसाब से है, तो ना कि प्रतिशत के हिसाब से। जनसंख्या की बात यहाँ पर की गई है। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो सोनभद्र और बलिया होगा। बी आपका सही उत्तर होगा। सोनभद्र और बलिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसमें आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिलेंगे। इसको आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, भारत में अगर हम कुल जनसंख्या के हिसाब से देखें, जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं, नंबर्स के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, फिर बलिया में है, फिर देवरिया में, कुशीनगर और ललितपुर में है। याद रखिएगा, सोनभद्र के बाद बलिया है। लेकिन अगर यहीं पर हम इनको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोनभद्र और बलिया, क्योंकि बोला गया है नॉट परसेंटेज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सोनभद्र और ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम प्रतिशत में देखेंगे तो बागपत और कन्नौज, बागपत और कन्नौज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक की बात की गई है। करंट का क्वेश्चन है कि रिसेंटली अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है, तो उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं? चंडीगढ़ ने टॉप किया है। दिस इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 पिलर। तो जब आप अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो क्या इसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है, बताइए? और क्या ये इंडेक्स आपका प्रिपेयर किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 4 पिलर? तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो सही है, लेकिन पहला जो है वो गलत है, लेकिन दूसरा सही है। तो उत्तर आपका क्या होगा? केवल बी आपका सही उत्तर है। अर्बन की जब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास, जब हम बात करेंगे शहरी शासन सूचकांक के बारे में, तो इसमें टॉप किसने किया है? केरला ने टॉप किया है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो आप कॉम याद रखिएगा, ठीक है। अर्बन वालों ने अपना एक कॉम बना के रखा है, अर्बन वालों ने अपना एक कॉम बना के रखा है। तो के से हो जाएगा केरला, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। और सबसे कम अगर हम देखेंगे, सबसे कम किसको मिले हैं? तो वो मिला है नागालैंड को। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर चंडीगढ़ जो दिया है वो गलत है। आपका सही उत्तर जो है वो क्या था? केवल 2, बी आपका सही उत्तर था। ये करंट का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और सबसे निचले स्थान पर कौन है? नागालैंड और मणिपुर, दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। हाल ही में महाराष्ट्र गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये जो न्यूज है ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है वो पहला ऐसा स्टेट है जिसने कि गाय को अपनी राजमाता घोषित किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। सी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से उसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, स्वागत भट्टाचार्य, राम सिंह, अमरेंद्र पाठक और नागेश कुमार। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राम, स्वागत और नगेश, ठीक है। राम का स्वागत किया हम लोग ने ना, राम का स्वागत किया ना, तो स्वागत, ठीक है। फिर राम का किया ना, यही मैं पूछ रही हूं, राम का स्वागत किया ना इस साल, तो स्वागत है,
ठीक है, राम है और नागेश हैं, ये तीनों जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 मेंबर्स हैं, लेकिन अमरेंद्र पाठक नहीं थे, ये याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों को नियुक्त किया है, जिसमें राम, स्वागत, ठीक है, और नागेश कुमार। बस ऐसे याद रखिए, राम का स्वागत किया ना, तो नागेश, ठीक है। मौद्रिक नीति का समिति का गठन वर्ष 2016 में किया गया था। इसमें 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा, 3 सदस्य आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ ले, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई गवर्नर द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। तो ये करंट के आपके प्रश्न चल रहे हैं अभी। काजिंद सैन्य अभ्यास के विषय में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। यह अभ्यास भारत और तजाकिस्तान के मध्य किया जाता है। हाल ही में इस अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम बात करेंगे काजिंद मिलिट्री की, तो ये इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में नहीं, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है, तो ये गलत है। रिसेंटली ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, नहीं। इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है, तो नीदर 1 नॉट 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम काजिंद की बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कजाकिस्तान की बात करेंगे ना, कजाकिस्तान की। और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश के नेबरिंग स्टेट में उत्तराखंड में हुआ था, ओली में ये अभ्यास हुआ था, भारत और कजाकिस्तान के मध्य, याद रखिएगा, ठीक है। ये सैन्य अभ्यास था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से किस तिथि को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो गए? तो ये कब हुए? 20 सितंबर नहीं, 24 नहीं, 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर को मेड इन इंडिया की कितने हो गए? 10 वर्ष कंप्लीट हो गए, ये याद रखिएगा। 25, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें क्लास। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कोबेन्फी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कोबेन्फी जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? हाइड्रोजन पावर बाइक से नहीं, क्वांटम कंप्यूटर से नहीं, मिसाइल से नहीं, मेडिसिन से रिलेटेड है ये, ठीक है। कोबेन्फी, ठीक है, याद रखिएगा। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको किया है, जिसको कि कार्स कहते हैं या फिर कोबेन्फी कहते हैं। ये एक प्रकार की मेडिसिन है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस स्थान पर भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तो बताइए, गया में किया, बनारस में किया, अजमेर में किया या फिर सिकंदराबाद में किया? तो याद रखिएगा, इंडियन आर्ट फेस्टिवल जो है राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया है सिकंदराबाद में। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लेते हैं, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ग्लोबल ई नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो ग्लोबल ई नेटवर्क की बात की गई है। क्लास याद रखिएगा, जो भी चीज मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। भगवान करे यहीं से फंस जाए, ताकि आप लोग मुझे दुआ दें। चलिए, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज। अच्छा, सही में अगर प्रश्न फंस गया यहाँ से तो दुआ तो दोगे तुम लोग मुझको ना। ऐसा तो नहीं है कि भूल जाओगे कि मैम ने पढ़ाया था, ऐसी गलती मत करना यार। अगर फंसे प्रश्न, ठीक है, तो कहना भगवान जी ऐश्वर्या मैम को अमीर बना दीजिए और अमीर बना दीजिए। चलो, यहाँ पर देखो मजाक कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, बस पेपर अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, और अमीर बननी भी चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं है कि मजाक कर रही हूँ। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज, ठीक है। ग्लोबल ई नेटवर्क की बात हम लोग ने की है। रिसेंटली इंडिया हैज बीन elected as a 15th member of the Global E Steering Committee। अब देखिएगा, जो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इंडिया इसका मेंबर बना है, हाँ, 15th मेंबर बना है, हाँ, ठीक है, 15 मेंबर्स में से एक है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ना, वो G7 कंट्रीज का नहीं, वो G20 कंट्रीज का है। ये आपका गलत है। तो इसमें बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली बी इज द राइट स्टेटमेंट। यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, बी जो है वो राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। सितंबर 2024 में ग्लोबल ई नेटवर्क के बीजिंग में आयोजित किया गया था। बीजिंग में, याद रखिएगा, कहां आयोजित किया गया था? बीजिंग में आयोजित किया गया था। भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल ई संचालन समिति का सदस्य भी चुना गया है। जो संचालन कमेटी है उसका सदस्य भारत को चुना गया है, याद रखिएगा। और ये किसका है? ये G20 देशों का
है, ठीक है, ना कि G7, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, संचालन कमेटी का भारत वर्ष 2024 से 27 के लिए संचालन कमेटी का सदस्य चुना गया है 3 वर्षों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना है ये बीजिंग में आयोजित किया गया है। 15 मेंबर्स में से भारत को भी एक मेंबर चुना गया है, ठीक है, G20 मेंबर्स का ग्रुप है ये, और इसमें भारत को कितने साल के लिए सदस्यता दी गई है, 3 साल के लिए, 2024 से 2027। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए क्लास, क्या पूछा गया है आपसे इस प्रश्न को, हाल ही में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए किस आतंकी संगठन के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू करने की पहल की गई है, तो किसके द्वारा, अल-कायदा, तालिबान, बोको हरम या फिर हमास। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, याद रखिए आईसीजी ने किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कार्रवाई की है फॉर वॉलेटिंग द यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन विमेन्स, तो वो है तालिबान। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए हाल ही में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड ने महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए तालिबान अफगानिस्तान के विरुद्ध हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय आईसीजी का हेडक्वार्टर कहां, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेग में है ना, में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की पहल की है। ये याद रखिएगा किन किन देशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, जर्मनी ने और नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या बोला गया है, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी टॉप्स द लिस्ट इन द रिसेंटली रिलीज स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो बताइए चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप। तो यहां पर आपका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देख लीजिए क्लास, अगर हम लार्ज स्टेट्स में देखेंगे, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज स्टेट में अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर अगर हम स्मॉल स्टेट में देखेंगे तो गोवा है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है। और अगर हम यूटीज में देखेंगे तो जम्मू पहले है, फिर दिल्ली है, ठीक है। याद रखिएगा क्लास, आप लोग जम्मू कश्मीर को ऐसे ही हल्के में ले लेंगे, मुझे पता है जब पूछेगा ये क्वेश्चन विच यूनियन टेरिटरीज टॉप द लिस्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, चंडीगढ़ और दिल्ली में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं है, इसका आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर है। याद रखेंगे, बोलो, प्रॉमिस करो, याद रखिएगा स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में किसने टॉप किया है, किस यूनियन टेरिटरी ने, जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, और उसके बाद कौन है, दिल्ली है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, यहां पर यह भी याद रखिएगा तमिलनाडु जो है फर्स्ट पे है, ठीक है, लार्ज स्टेट में। और अगर स्टेट्स की बात करेंगे तो गोवा है, ठीक है, स्मॉल स्टेट की। तो तमिलनाडु, यहां पर गोवा आपको याद रखना है, और यहां पर आप जम्मू एंड कश्मीर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को, फायदेमंद लग रही है क्लास की नहीं। एशिया पावर इंडेक्स के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का हमें चयन करना है, सत्य कथन को चुनना है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो बताइए एशिया पावर इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया बिकेम द 3rd लार्जेस्ट पावर लिविंग बिहाइंड द जापान। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको सही मानूंगी, ठीक है। इंडेक्स इज टॉप बाय यूएस, ये भी सही मानूंगी। तो सी आपका जो है वो सही उत्तर है। हम लोग देख लेते हैं यहां पर एक बार, तो जो सी है वो आपका सही उत्तर है। अब ध्यान से देखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या दिखा, यूएस दिखा, यूएस के बाद कौन बचता है, चाइना बचता है, फिर हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है हमारा तीसरे नंबर पर। भारत ने किसको पिछाड़ दिया है, जापान को पिछाड़ दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा चेंज फ्रॉम 2023 यहां पर 2.8 दिया गया है। तो ये याद रखिएगा क्लास, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, जो स्कोर किया गया है उसमें कितना भारत को मिला है, 2.8 मिला है, और भारत तीसरे नंबर पे है। पहला यूएस है, फिर चाइना है, फिर भारत है, फिर जापान है। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखिए हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन की बैठक का आयोजन कहां किया गया है। तो बताइए एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कहां पर हेल्ड हुआ है।
तो दिया गया है बेजिंग, लाओस, जकार्ता या फिर न्यू दिल्ली। तो ये आपका नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। अब एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए ASOSAI, ठीक है, क्या है ASOSAI, याद रखिएगा, एशिया सुप्रीम, ठीक है। फिर यहां पर ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आपको हमारी प्रेसिडेंट दिख रही होंगी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। डी आपका सही उत्तर है। चलिए, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर यहां पर पूछे आपसे, एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान संगठन अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन के 7 क्षेत्रीय समूहों में से एक है, याद रहेगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखें। क्लास, 1 मिनट बस एक चीज चेक करने दीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाते रहते हैं और वीडियो आपका रुक जाता है और हम पढ़ाते रहते हैं, फिर बाद में जब पूरा लेक्चर एंड हो जाता है तो देखते हैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, 63rd प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी? तो बताइए, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, इंडोनेशिया में या फिर जापान में? तो भारत पार्क की एस्टैब्लिशमेंट कहां की जाएगी? यूएई में की जाएगी। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, हाल ही में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित किए गए हैं? इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहां पर हेल्ड हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर, पटना, श्रीनगर या फिर पटना, जयपुर या फिर श्रीनगर में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये कहां पर हेल्ड हुआ है? ये आपका हुआ है, ये आपका कहां पर हुआ है? ये आपका जयपुर में हुआ है, ठीक है। जयपुर में कहां पर? याद रखिएगा, इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहां पर हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है, याद रहेगा ना क्लास। चलिए, यहां पर देख लीजिए, हाल ही में पुलिस महानिदेशकों के और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। देखिए, जहां पर उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। क्या? पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन। चलिए, अगला किया गया है, हाल ही में शुरू किए गए ई समृद्धि पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताइए, ई समृद्धि पोर्टल का संबंध किससे है? शुगर केन से है, पल्सेस से है, स्पाइस से है या फिर फ्रूट से है? तो याद रखिएगा, ई समृद्धि पोर्टल का जो संबंध है वो किससे है? वो पल्सेस से है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। बी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए, यहां पर दिसंबर 2027 तक भारत दालों के मामलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो इसीलिए ई समृद्धि पोर्टल का शुरुआत किया गया है। तो बताइए, ई समृद्धि पोर्टल किससे रिलेटेड है? दालों से रिलेटेड है। तो दाल खाना शुरू करो, ई समृद्धि लाओ और भारत को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाओ। तो दाल खाओ, ई समृद्धि को प्रमोट करो और भारत को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाओ। 2027 तक आप लोग ऑफिसर भी बन जाओगे। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 20 को, 5 को, 19 को या फिर 26 सितंबर को? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। यहां पर डी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। 20 सितंबर को हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात की गई है, पर्यावरण दिवस की बात नहीं की गई है। पर्यावरण दिवस की बात की जाती तो कब बताते? 5 जून को ना। यहाँ पर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात की गई है तो 26 सितंबर, याद रखिएगा। और यहाँ पर थीम क्या था? पर्यावरण स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदायों का निर्माण। कितना बड़ा है ना। क्या है? एक बार और पढ़ते हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदायों का निर्माण। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई पहला देश कौन बना है? तो बताओ, मलेशिया नहीं, सिंगापुर नहीं, इंडोनेशिया नहीं, थाईलैंड। ठीक है, याद रहेगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड ने अलाउ किया है। अगला प्रश्न 68, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट करने को मंजूरी दी गई है? तो अमरावती नहीं, कोल्हापुर नहीं, नागपुर नहीं, पुणे हवाई अड्डा को। ठीक है, पुणे हवाई अड्डा का नाम तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 69, हाल ही में किस देश द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है? तो क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस फंड जो है, फाइनेंस फंड जो है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीदरलैंड नहीं, बहरीन नहीं, स्लोवाकिया नहीं, अजरबैजान। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं क्लास, क्योंकि करंट के वन वर्ड वाले हैं, तो इसमें कुछ ऐसा आपको याद नहीं रखना है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत है, उसका क्या नाम है? समुद्र प्रताप है। ठीक है, ये कहाँ जलावतरण किया गया है? आंध्र प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, गोवा में। तो दोनों याद रखिएगा, समुद्र प्रताप का भी नाम याद रखिएगा, गोवा में किया गया है, और फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 71, विश्व जल सप्ताह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को हमें चुनना है। ठीक है, इसका आयोजन 15 से 21 अगस्त तक किया गया है। इसका थीम क्या है? सीमाओं का पाटना, शांतिपूर्ण और सतत विकास के लिए जल रखी गई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पहला तो आपका गलत है। देखिए, 15 to 21 अगस्त नहीं है, ये आपका 21 अगस्त से है। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, ये 25 अगस्त से 29 अगस्त तक है। ठीक है, ये आपका गलत है। क्या है? 25 अगस्त से 29 अगस्त तक इसका थीम है। यहां पर देख लीजिए, ये आपका क्या है? इसमें क्या बोला गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। ध्यान दीजिएगा क्लास, इसमें क्या बोला गया है, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर ले। क्या? एक मिनट, हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, वर्ल्ड वाटर वीक 2024 जो है वो आपका 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ना कि 15 अगस्त से। इसका जो थीम है वो है ब्रिजिंग द बॉर्डर, वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपका सही है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया था, इस वजह से उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां देखिए, 25 से 29 अगस्त, याद रहेगा पहली चीज, सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत विकास के लिए ये विश्व जल सप्ताह का थीम था। अगला देखते हैं हम। अगला देखिए, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस बीमारी के लिए हिलकॉल नामक वैक्सीन लॉन्च की है? तो बताइए, हिलकॉल नामक वैक्सीन जो है वो किस बीमारी के लिए लॉन्च की गई है? वैक्सीन से रिलेटेड प्रश्न बनता है ना। हाँ, तो मलेरिया के लिए नहीं, डेंगू के लिए नहीं, इंसेफेलाइटिस के लिए नहीं, ये आपका हैजा के लिए, ठीक है, क्लोरा के लिए। तो यहां पर आपका सी जो है हैजा सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लें क्लास। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहां पर 73rd प्रश्न, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 73,000 सिग सायर असॉल्ट राइफल के आयात के लिए एक समझौता किया है? यहां पर क्या बोला गया है? एसआईजी के इंपोर्ट के लिए समझौता किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ नहीं, स्वीडन के साथ नहीं, रशिया के साथ नहीं, यूएस के साथ। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, हो सकता है पूछा जाए कि यूएस के साथ किस चीज का एग्रीमेंट किया है, तो आप याद रखेंगे एसआईजी, ठीक है, असॉल्ट राइफल के लिए। तो डी आपका सही उत्तर है। 74, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुभद्रा योजना शुरू किया गया है? तो सुभद्रा योजना असम द्वारा शुरू किया है? नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं, उड़ीसा द्वारा जो है वो सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना, और इसके अंतर्गत देखिए महिलाओं को 5,000 रुपए की 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा। ये याद रखेगा। ठीक है, 10,000 का जो भुगतान है वो 2 किस्तों में किया जाएगा, 5,000
और 5,000 के किस्तों में। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई है सुभद्रा योजना? उड़ीसा द्वारा स्टार्ट की गई है। यहाँ पर कितने साल की महिलाएं आपकी इंक्लूडेड है? 21 to 60 ईयर्स की। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। छत्रपति शिवाजी से संबंधित, शिवाजी से रिलेटेड प्रश्न करके हम आज के सेशन को एंड करेंगे। घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले चाकन के किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण की बात की गई है, मुगलों से मतभेद और सूरत पर आक्रमण तथा लूटने की बात की गई है यहाँ पर। तो अरेंज करिए। चाकन के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1656 में हुआ है। अफजल खान की बात करेंगे तो ये 1659 का एपिसोड है। फिर मुगल के साथ क्लैशेस की बात करेंगे तो ये 1657, ठीक है। और अटैक ऑफ सूरत की बात करेंगे तो ये 1664, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर देखिए, चाकन के किले पर विजय 1656 में हुआ है। उसके बाद मुगलों के साथ इनका मतभेद स्टार्ट हुआ है। 1659 में अफजल खान वाला किस्सा हुआ है और 1664 में ये हुआ है। तो ये परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको अरेंज कर ले क्लास जल्दी से हम लोग। तो अरेंज करिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 67 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 2 अफजल खान वाला, और फिर सूरत पर वो। तो ए आपका सही उत्तर है। एक बार उत्तर मैच भी हम लोग कर लेते हैं। ए सही उत्तर है। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। हमने 75 क्वेश्चंस देखे और आप लोगों की जैसे डिमांड आ रही थी कि पास्ट ईयर्स के वैसे क्वेश्चन डिस्कस करिए मैम जिसमें कि कंफ्यूजन होती है। तो आज मैंने जो भी पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, इसलिए लिए गए जहां पर आपको डेट्स याद रखनी है। ऐसे ही हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। दूसरी चीज, हमने नए प्रश्नों को भी देखा जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, और हमने करंट भी डिस्कस किया। तो इन 75 क्वेश्चंस में हम लोग ने ज्यादातर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग मुझे बताइएगा कि इतने क्वेश्चंस ठीक है कि और क्वेश्चंस को बढ़ाए जाए और कहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा क्लास, ठीक है। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, जो आपके गुरुजन हैं उन सभी के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए। आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बस रिलैक्स रहिए, कूल रहिए और खूब अच्छे से पेपर दे के आइए। कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक आपका दिन खूब अच्छा जाए और अपने दिन का, अपने पूरे समय का सदुपयोग करिए। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बनी रही। थैंक यू।